CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 3। इसका शीर्षक है हमें संसद क्यों चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 3, पृष्ठ 28, इकाई 2। इस पूरे पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बहुत बड़े सूचना पट्ट को दिखाया गया है। उस सूचना पट्ट के सबसे ऊपर लिखा गया है इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर लोकसभा और उस शीर्षक के नीचे भारत के अलग-अलग राज्यों के नाम लिखे गए हैं व उनके सामने अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या या तादाद लिखी गई है। पृष्ठ 29, संसद तथा कानूनों का निर्माण। शिक्षकों के लिए कक्षा 6 और 7 की पाठ्य पुस्तकों में शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। ये उसी क्रम में अगली कड़ी है, लिहाजा अब तक जिन विचारों पर चर्चा की गई है उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा। खास तौर से निर्वाचन, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को। अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रसंग में अखबार और टेलीविजन रिपोर्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 3 में संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र के विचार से किस तरह जुड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसीलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझाना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सनक भरा या नाउम्मीदी का रवैया लिए होते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराशा को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी। आपको उन्हें यह बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है। अध्याय 4 कानूनों की समझ पर केंद्रित है। बच्चों को कानूनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती। कानूनों के बारे में उन्हें समझाने के लिए ज्यादातर उदाहरण उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे। तभी वे ये समझ सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होते हैं। अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई है कि कानून का ये शासन किस तरह विकसित हुआ और राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों के मनमानेपन का किस तरह विरोध किया। अध्याय 4 में दिए गए चित्र कथा पट्ट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है। इस चित्र कथा पट्ट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कानूनों के अलावा आप किसी नए, विचाराधीन या प्रस्तावित कानून का भी उदाहरण दे सकते हैं, ताकि विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है, इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा लें। विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढने और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। पृष्ठ 30 पर हमें संसद क्यों चाहिए।
हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। इस पृष्ठ पर नीचे संसद का चित्र दिखाया गया है, लेकिन रोचक बात यह है कि संसद के चित्र में स्तंभों के स्थान पर संसद की छत को भारत के नागरिक अपने हाथों पर उठाए हुए स्तंभ के रूप में दिखाए गए हैं। पृष्ठ 31। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीले रंग के अक्षरों से लिखा गया है, पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक मतदाता का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल की विधि को पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर लिखा है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थीं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। पृष्ठ 32।
स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा? आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं? चर्चा कीजिए। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पृष्ठ 33। प्रतिनिधित्व का ये विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले से ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए इस अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। इस पृष्ठ पर पीले रंग के बक्से में अभ्यास दिया गया है। 1. विधायक अर्थात एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। 2. राज्य विधानसभा और संसद अर्थात लोकसभा के बीच क्या फर्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। 3. इन विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं? क. चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। ख. मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाए। ग. अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। घ. 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। 4. इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग रिक्त स्थान हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने रिक्त स्थान को चुनते हैं। ये रिक्त स्थान
पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं? आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को रिक्त स्थान न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। 5. आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? 6. आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? पृष्ठ 34। इस पृष्ठ पर ऊपर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में भारत की संसद को दर्शाया गया है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरे चित्र में राज्यसभा को दिखाया गया है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तीसरा चित्र लोकसभा का है। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। पृष्ठ 35। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर पीले रंग के एक बक्से में 17वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम यानी 2019 की लोकसभा के चुनाव के परिणाम दर्शाए गए हैं। इसमें बाईं ओर राजनीतिक दल का नाम लिखा गया है और दाईं ओर निर्वाचित सांसदों की संख्या लिखी गई है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा के कुल 303 सदस्य, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के कुल 52 सदस्य, द्रविड़ मुनेत्र कलगम डीएमके के 24 सदस्य, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी के 22 सदस्य, युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के 22 सदस्य, शिवसेना एसएस के 18 सदस्य, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 16 सदस्य, बीजू जनता दल बीजेडी के 12 सदस्य, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के 10 सदस्य, तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के 9 सदस्य, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेएसपी के 5 सदस्य, समाजवादी पार्टी सपा के 5 सदस्य, निर्दलीय 4 सदस्य, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 4 सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम के 3 सदस्य,
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के 3 सदस्य, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस J&K NC के 3 सदस्य, तेलुगु देशम पार्टी TDP के 3 सदस्य, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के 2 सदस्य, अपना दल के 2 सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के 2 सदस्य, शिरोमणि अकाली दल SAD के 2 सदस्य, आम आदमी पार्टी आप के 1 सदस्य, SJSU पार्टी SJSU के 1 सदस्य, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलगम AIADMK के 1 सदस्य, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के 1 सदस्य, जनता दल सेक्युलर के 1 सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के 1 सदस्य, केरल कांग्रेस M KCM के 1 सदस्य, मिजो नेशनल फ्रंट MNF 1 सदस्य, नागा पीपल फ्रंट NPF 1 सदस्य, नेशनल पीपल पार्टी NPP 1 सदस्य, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी PDPP 1 सदस्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP 1 सदस्य, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP 1 सदस्य, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM 1 सदस्य, बिदुथलाई चिरुथाईगल कच्ची BCK 1 सदस्य, कुल योग 543। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीले रंग के अक्षरों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा गया है, बगल में दी गई तालिका के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। कौन सरकार बनाएगा? क्यों? विपक्ष किसको कहा जाएगा? उसकी क्या भूमिका है? लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है? पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर इन सवालों के जवाब दें। क. लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों है? ख. लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? ग. किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? घ. आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताएं। पृष्ठ 36। इस पृष्ठ पर बाईं ओर पीले रंग के बक्से में 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम अर्थात 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम दर्शाए गए हैं। बाईं ओर राजनीतिक दल का नाम लिखा है और दाईं ओर प्राप्त सीटों की संख्या लिखी गई है। राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी बसपा 21 सीटें, भारतीय जनता पार्टी भाजपा 116 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 16 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल राजद 4 सीटें, राज्यीय दल अर्थात क्षेत्रीय दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 9 सीटें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19 सीटें, बीजू जनता दल 14 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK 18 सीटें, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें, जनता दल सेक्युलर 3 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 20 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटें, मुस्लिम लीग केरला राज्य समिति 2 सीटें, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 2 सीटें, समाजवादी पार्टी सपा 23 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें,
शिवसेना 11 सीटें, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस 2 सीटें, तेलुगु देशम टीडीपी 6 सीटें, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7 सीटें, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल 16 सीटें, स्वावलंबी 3 सीटें, कुल योग 543। इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को ये कार्य करने होते हैं। क राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। पृष्ठ 37। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर 2 चित्र दर्शाए गए हैं। बाईं ओर साउथ ब्लॉक और दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक का चित्र है। केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ख. सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना।
जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। पृष्ठ 38। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पीले रंग के एक बक्से में संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण दर्शाया गया है। सबसे ऊपर लिखा गया है, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए विषय बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। 48 डॉक्टर मनोज राजौरिया। क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। क से ग। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा ये बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात 1 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, 2 शिक्षा एवं विकास, 3 संरक्षण और 4 भागीदारी में वर्गीकृत करती है। ये विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते? पृष्ठ 39। कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है।
इस तालिका से पता चलता है कि अलग-अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। बाईं ओर पहला शीर्षक है लोकसभा, फिर चुनाव का वर्ष लिखा गया है और उसके बाद मतदान का प्रतिशत लिखा गया है। पहली लोकसभा 1951 से 52 तक, मतदान प्रतिशत 61.16। चौथी लोकसभा, चुनाव वर्ष 1967, मतदान प्रतिशत 61.33। पांचवीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 1971, मतदान प्रतिशत 55.29। छठी लोकसभा, चुनाव वर्ष 1977, मतदान प्रतिशत 60.49। आठवीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 1984 से 1985, मतदान प्रतिशत 64.01। 10वीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 1991 से 1992, मतदान प्रतिशत 55.88। 14वीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 2004, मतदान प्रतिशत 57.98। 15वीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 2009, मतदान प्रतिशत 58.19। 16वीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 2014, मतदान प्रतिशत 66.4। 17वीं लोकसभा, चुनाव वर्ष 2019, मतदान प्रतिशत 67.11। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीले रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया है। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप ये कह सकते हैं कि पिछले 65 सालों में चुनावों में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के बाद प्रायः स्थिर रही है? देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। पृष्ठ 40। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सी ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ महिला सांसद दिखाई दे रही हैं। इसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया है। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? चर्चा करें। शब्द संकलन। स्वीकृति, किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में ये शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है।
गठबंधन। इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे। इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। पृष्ठ 41। अभ्यास। 1। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। 2। बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? कुल सीटें 543। गुलाबी रंग से सामान्य सीटें दर्शाई गई हैं, जो हैं 412 है। नीले रंग से अनुसूचित जाति की सीटें दर्शाई गई हैं, जो हैं 84। हरे रंग से अनुसूचित जनजाति की सीटें दर्शाई गई हैं, जो हैं 47। 3। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं यानी राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर इस तालिका को भरें। कौन सा या कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है या हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रिक्त स्थान भरें। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रिक्त स्थान भरें। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रिक्त स्थान भरें। पिछले चुनाव कब हुए थे? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रिक्त स्थान भरें। अगले चुनाव कब होंगे? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रिक्त स्थान भरें। आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रिक्त स्थान भरें। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ। वाचन